बिहार पुलिस 18 अगस्त 2024 क्वेश्चन पेपर जैसे बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर 18 अगस्त 2024 जैसे प्रश्न यहाँ पर आप देखने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो है बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 7 अगस्त 2024 को और 11 अगस्त 2024 को जो एग्ज़ाम लिया गया है, ठीक उसी एग्ज़ाम के आधार पर और वैसे ही प्रश्न को यहाँ पर आप देखने वाले हैं। वहीं लेवल है और वहीं पैटर्न भी है। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में, चाहे कोई भी ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? आंसर सब लोग कमेंट करते चलिएगा और आप सभी लोग अपना अपना ईमानदारी पूर्वक स्कोर भी कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और प्रश्न पूछा गया है कि कब किया गया था? तो यह 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। अच्छा, राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। राजा राम मोहन राय को भारत का पहला आधुनिक पुरुष माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को। इन्हें भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? तो ये भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने जो है संवाद कौमुदी की शुरुआत किया था। संवाद कौमुदी एक तरह का ये अखबार है, पत्र पत्रिका है, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने ही मिरात उल अखबार की भी शुरुआत किया था। मिरात उल अखबार, ठीक है ना। मिरात उल अखबार की शुरुआत किसने किया था? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने। संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया है। कल मैंने 2 सेशन आपको कराया हुआ था, दोनों सेशन को देखिए। और ये जो सेशन मैं चला रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार बन रहे हैं, ठीक है ना। तो देख करके जाइएगा। चलिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है ये हुआ था 1951 में, 1951 में। और 1951 में जो पहला संशोधन हुआ था, आपको पता है कि इसी के तहत जो है संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है, आप भी जानते हैं, ठीक है ना, भूमि सुधार से। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध संगति से और गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति हुआ था, चौथा बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। पहला बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था ये राजगृह में अजात शत्रु के समय में हुआ था। दूसरा जो हुआ था ये हुआ था आपको वैशाली में, वैशाली में कालाशोक के समय में, वैशाली में कालाशोक के समय में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। और चौथा जो हुआ था ये कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। अच्छा, कनिष्क जो है ना ये कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है ना फ्रेंड्स। याद रखिएगा 78 ईस्वी में जो है जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने जो है शक संबंध शुरू किया था। इसने शक संबंध शुरू किया था जो कि भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया है, ठीक है ना। शक संबंध की शुरुआत कनिष्क ने किया था, कब? तो 78 ईस्वी में, यह आप ध्यान रखिएगा। और चरक के दरबार, कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं, चरक संहिता इसकी रचना है इनकी, याद रखिएगा। इनके दरबार में अश्वघोष भी रहते थे। कौन? अश्वघोष। कौन? अश्वघोष। और बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है, मैंने बताया बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। और हर्षचरित जो है वानभट्ट की रचना है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। चलिए अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि 10 कुमार चरित किसकी रचना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए प्रश्न बनेगा 10 कुमार चरित, ये क है, 10 कुमार चरित किसकी रचना है, या बताइए। 10 कुमार चरित, तो ये दंडी की रचना है। ये किसकी रचना है? दंडी की रचना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस परिस्थिति में
भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है, बताइए। तो आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 352। आर्टिकल 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या है? ये आपका वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी भारत में नहीं लगाया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी का कार्य क्या है? फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एक बार। देखिए, ब्यूरोक्रेसी, इसी तरह का प्रश्न बिहार पुलिस में बनता है। तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख कार्य जो है, ये सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा, खाली स्थान दिया गया है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में कौन सी इसमें से जो है जानी जाती है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पूर्वी पर्वत श्रृंखला, ये पटकाई पहाड़ियाँ हैं। और देखिए, ये जो पटकाई पहाड़ी है ना, यह पहाड़ी भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित कौन सा पहाड़ी है, तो याद रखिएगा पटकाई पहाड़ी है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि रिंग फेंस यानी कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित किससे है? सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति भी इसको कहा जाता है, घेरे की नीति, ठीक है ना, घेरे की नीति भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना, बताइए। तो देखिए, इस नीति से मुख्यतः वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ठीक है ना। और इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी कि बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया था। तो यहाँ पर देखिए, वारेन हेस्टिंग्स दिया गया है, ठीक है। चलिए, और हालांकि वेलेजली भी संबंधित है इससे, तो दोनों ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष जो थे, ये लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय ने 31 अक्टूबर 1920 को जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था, इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। लाला लाजपत राय राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रश्न हर जिला के प्रश्न पत्र में बन रहा है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? जब इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। और उन्होंने पहला उपदेश जो है, ये सारनाथ में ऋषि पतनम में दिया था, आपको भी याद है, ठीक है ना। इनकी जन्म जो हुई थी, ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुई थी, नेपाल में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कुशीनीरा में, कुशीनगर में हुई थी। इन्होंने पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, ये बोधगया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोधगया में हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, बोधगया की बात आई है तो याद रखिएगा, गया जो है ये फल्गु नदी के किनारे है। और देखिए, फल्गु नदी जो है, फल्गु नदी ये किस नदी के संगम से बनती है? तो फल्गु नदी जो है, ये लीलाजन, यहाँ मैं लिखता हूँ लीलाजन और मोहना नदी के संगम से फल्गु नदी बनती है। लीलाजन और मोहना नदी के संगम से फल्गु नदी बनती है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से देखिए किसको संविधान द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको जो है संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जल्दी बता दीजिए। तो ये दोनों जो न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और प्रश्न पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को जो हाई कोर्ट है उसको आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट जारी करने का अधिकार है। और ये 5 प्रकार की रिट है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षालिक, ठीक है। और आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि आपका उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट में है? समवर्ती सूची में। अच्छा, समवर्ती सूची लिया कहाँ से गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। समवर्ती सूची में शामिल जो विषय हैं ये कौन से हैं? तो परिवार नियोजन है, जनसंख्या नियंत्रण है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें से और क्या होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा?
यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा है, ठीक है ना, शिक्षा है, वन भी है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कृषि जो है ये आपका राज्य सूची का है, पुलिस भी राज्य सूची का है, रक्षा जो है ना ये आपका संघ सूची का विषय है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था। बहुत ही सिंपल बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है ना, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर से जो है पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। और ये बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। और इसके जो पंचायती राज की इन्होंने सिफारिश किया था, बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है ये किसके द्वारा लिया जाता है। मैंने कई दफ़ा आपको बताया है कि पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है ये राज्य सरकार की होती है। किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है, ठीक है, राज्य सरकार की होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा गया है। तो फ्रेंड्स यह संविधान संशोधन जो है यह आपका 42वां संविधान संशोधन है, जो कि कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, ठीक है ना। और इस संशोधन से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इस संशोधन के तहत जो है संविधान में व्यापक संशोधन हुए थे, इसी के कारण इसको लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी संविधान संशोधन के तहत जो है आपको याद है कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। चलिए देखिए मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? मेघालय का पठार। अच्छा देखिए मेघालय का जो पठार है ना यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। अगर पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। और देखिए इसमें परंपरागत रूप से गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हैं, यानी मतलब इनको बांटा गया है इनमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये समकालीन जो है ना ये आपका समकालीन है छोटा नागपुर के पठार का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। देखिए ये सारे के सारे जो है ना डायरेक्ट टैक्स हैं, देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा ना तो आपको याद भी रखिएगा। कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, आय कर, संपत्ति कर और उपहार कर यानी कि गिफ्ट टैक्स, दान कर, ये आपके डायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है ना। जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट है, जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो इसमें से किससे जो है राजस्व की अधिकतम प्राप्ति होती है गवर्नमेंट को? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए निगम कर एक ऐसा प्रत्यक्ष कर है जिससे केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? चलिए बताइए। अच्छा देखिए बिहार में अगर आपसे पूछा जाए कि जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है तो ये पूर्णिया में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गन्ना का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है तो ये होता है पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में गन्ना का उत्पादन। अगर आपसे पूछा जाए कि चावल का उत्पादन तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है। कहाँ पर होता है? रोहतास में। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गेहूं का उत्पादन भी रोहतास में ही होता है, ठीक है। दाल का उत्पादन पटना में होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा तो मैंने इसका आंसर बताया क्या, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य जो है ये कर्नाटक है। और आपको याद होगा फ्रेंड्स कि कर्नाटक में ही है भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, ठीक है ना। चलिए और कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान जो है ये चिकमंगलूर जिला में पड़ता है कर्नाटक का, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष यानी कि ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष यानी कि ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है? सब लोग राइट आंसर इसका कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1921 का। 1921 का जो ईयर है
वो आपका जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति बताइए, राजकोषीय नीति। देखिए फ्रेंड्स, ब्याज की दर आरबीआई की, ब्याज की दर जो है ये आरबीआई की मौद्रिक और साख नीति का उपकरण है, जबकि प्रश्न में जो है अन्य विकल्प यहाँ पर राजकोषीय नीति के उदाहरण आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ब्याज की दर आरबीआई की मौद्रिक और साख नीति, ठीक है ना, साख नीति का है क्या, ब्याज दर, और बाकी सारे जो हैं ये आपकी फिजिकल पॉलिसी के क्या हैं, उपकरण है। तो उपकरण नहीं पूछा गया है तो ब्याज दर हो जाएगा, क्योंकि ब्याज दर जो है ये आपकी मौद्रिक और साख नीति का उपकरण है, न कि फिजिकल पॉलिसी का, राजकोषीय नीति का। चलिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र, जिसको कि टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया भी है। तो वही है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र, जिसमें कि आपका व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, ये सब आता है, क्या होगा, राइट आंसर बताइए। बढ़ता जाता है इसका, ठीक है ना, ये योगदान इसका बढ़ता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसद की लोकलेखा समिति में कितने सदस्य, लोकलेखा समिति पूछा गया, और एक होता है प्राकलन समिति। ठीक है ना, देखिए प्राकलन समिति में जो होते हैं ना, ये 30 सदस्य होते हैं, और ये 30 लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा से नहीं होते हैं। और लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए, और ये जो आपकी लोकलेखा समिति है, इससे लघु लोकसभा भी कहा जाता है, लघु लोकसभा भी इसको कहा जाता है। देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। अच्छा, ये जो भारतीय सेना जो है ना, अंग्रेजी भारतीय सेना, इसमें चर्बी से चलने वाले कारतूस थे, एनफील्ड राइफल, इसको शामिल किया था किसने, तो हेनरी हॉर्डिंग के द्वारा, शामिल किया गया था, हेनरी हॉर्डिंग के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है ना, और इसको शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। चलिए, और यही तात्कालिक कारण भी बना था 1857 की क्रांति का। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया है, अमृत बाजार पत्रिका, तो इससे जुड़े हुए हैं शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, तुषार कांति घोष। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिशिर कुमार घोष, मेनली आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब, 5 मार्च 1931 को। ठीक है ना, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था गांधी इरविन समझौता, जिसको कि दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, डॉक्टर एम जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने। एम जयकर का भी नाम आप याद रखिएगा, एम जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। निष्क्रिय विरोध, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जो प्रतिपादन है ये अरविंदो ने किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरविंद घोष दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांप्रदायिक यानी कि कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई। कम्युनल अवार्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसी ने इसकी घोषणा किया था। ठीक है ना, और देखिए पूना समझौता जो हुआ था ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, और देखिए इसमें जो है विधानसभाओं में हरिजनों की 71 सीटों को बढ़ा करके 148 कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। मुंडा क्रांति, इसको मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है और उलगुलान विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा। अच्छा, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था, तो आनंद पांडे था। अच्छा, सिद्धू कान्हो जो है, सिद्धू कान्हो, चांद भैरव, ये संथाल विद्रोह से संबंधित है। 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि दूध को गर्मी के दिन में फ्रिज से अगर बाहर रखा जाता है
तो लैक्टोज शर्करा का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण के कारण यह खट्टा होता है। लैक्टोज शर्करा का, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण के कारण होता है। और आपको पता है कि दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और जो मांसपेशियों में थकान होती है ये भी लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण मांसपेशियों में खिंचाव होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीतल में कौन सी धातुएं हैं। पीतल जो है एक मिश्र धातु होता है और पीतल में पूछा गया है कि कौन सा धातु होता है। तो पीतल जो होता है ये जिंक और कॉपर का, यानी कि जस्ता और तांबा का, तांबा और जस्ता का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसी का यह मिश्र धातु होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हमारे शरीर में आयोडीन युक्त नमक का होना क्यों महत्वपूर्ण है। आयोडीन युक्त नमक, अच्छा मैंने बताया था कि जो टेबल साल्ट है, खाने वाला साल्ट होता है, ये उदासीन होता है और इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, याद रखिएगा। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आयोडीन युक्त नमक, आपको पता है जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसके सुचारू रूप से फंक्शन के लिए मदद करता है, सुचारू रूप से संचालन के लिए, थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से संचालन के लिए मदद करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, अच्छा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ज़रा मुझे आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए सोना को घोला जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सोना को एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है। सोना को किस में घोला जा सकता है, तो सोना को घोला जा सकता है एक्वा रेजिया में। और यही एक्वा रेजिया है कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल है, यही एक्वा रेजिया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अम्लराज कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, बताइए। तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ठीक है ना, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा ठंडा हो जाता है। एयर कूलर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक की कालावधि जो है, लोलक का जो टाइम पीरियड है, जो पेंडुलम होता है, लोलक होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि T = होता है 2π√L/G होता है। और लोलक का ये जो टाइम पीरियड है इसी L पर निर्भर करता है, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लंबाई पर निर्भर करता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका कारण क्या है, बताइए। खारे जल के तालाब में तैरने से हमारी त्वचा जल जाती है क्योंकि क्लोरीन के कारण ऐसा होता है, क्लोरीन के कारण होता है, ठीक है ना, क्लोरीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति जो है ये क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश अनुवर्तन गति कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट जो होता है ये विटामिन B12 में होता है, आपको भी पता है B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, ठीक है ना, साइनोकोबालामिन होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आ गया कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। तो 3 के 5 गुणज क्या है, 3 के प्रथम 5, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, सबको जोड़ दीजिए और इसका औसत निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 6 3 9 9 18 12 30 और 15 45 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना, 3 6 9 12 और 15, यहीं तो प्रथम 5 गुणज हैं, तो 5 9 45 यानी कि 9 एवरेज हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इसका मान पूछा जा रहा है, ठीक है ना, इत्मीनान से इसको सॉल्व करिए, ठीक है, इत्मीनान से इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, क्लियर। तो इसका मान आपका कितना आएगा, इसका मान जो है आपका निकल के आएगा कितना, एक, इसका यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 3 का पावर 1/3 + 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 है ऊपर, ठीक है, और बटा में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, ये 9 बाहर आए, मतलब कहने का मतलब 9 दिया गया है इस तरह से, देखिए तो आंसर इसका होगा ये। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3 स्क्वायर है ना, 2/3 हो जाएगा, गुना, फिर इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 - 1/3 और ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब गुना वाला सिचुएशन है और इसको ऊपर को 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1,
लिख सकते हैं ना। तो इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला कंडीशन आपको बनेगा और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा। देखिए, एक सिक्का जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ज़मीन से ऊपर उछला जाता है, तब यह निम्न में से किस ऊंचाई तक उठेगा, बताइए। देखिए, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। फॉर्मूला ये होता है ना, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है और वी जो है फाइनल है। तो यही पूछा गया है कि सिक्का को 9.8 मीटर सेकंड के वेग से ज़मीन से ऊपर उठाया जाता है। बात यही है, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका अंतिम वेग जो होगा ना, ये ऊपर जाने पर जब ये ऊपर उठेगा तो 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, माइनस 2G, और G का मान भी 9.8 ही होता है ना, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पर लिखिए भी स्क्वायर 0 हो गया, यू स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना, 9.8 का स्क्वायर, चूँकि यहाँ प्रश्न में दिया गया है, गुना कितना हो जाए, माइनस है ना, गुना नहीं माइनस है, -2 गुना 9.8, और आपसे h का वैल्यू पूछा जा रहा है। जस्ट इसको सॉल्व कर दीजिएगा, राइट आंसर 4.9 मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला। चलिए, उसके बाद देखिएगा, आंसर मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा 12√3 राइट आंसर हो जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर। चलिए, उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का जब भी आप निकालेंगे ना, तो देखिए ये 25 वृद्धि जो है ना, 25 + 25 + 25 गुना 25 करिएगा, ठीक है ना, बटा 100 हो जाएगा। तो आराम से निकाल दीजिएगा 56.25% जितना वृद्धि हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि वृद्धि प्लस वृद्धि, वृद्धि गुना वृद्धि बटा 100। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एक कोण उसके पूरक कोण का तिगुना है। ठीक है ना, एक कोण है, ठीक है, एक कोण है, कोई कोण x है, पूरक कोण, मान लीजिए पूरक कोण x है, तो वो तिगुना हो गया उसके। प्रश्न यही कह रहा है ना, तो प्रश्न से क्या होता है, x + 3x = 90, पूरक कोण 4x हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर आपका चलाएगा कितना, 67.5। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, बताइए। तो यहाँ पर काली मिट्टी हो जाएगा, ब्लैक सॉइल हो जाएगा। ठीक है ना, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और आपको पता है कि काली मिट्टी में लोहा, चूना, ठीक है ना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं आवश्यक है, जमाव आवश्यक नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पानी की अधिकता आवश्यक है बट उसका जमाव आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये चाय की खेती है, लेटराइट मिट्टी में होता है चाय की खेती, आपको भी पता है। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइए। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य जो है ये आपका क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। चलिए, और 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में जो है सम्मिलित किया गया था, इसका प्रयोजन क्या है। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जा रही है। ठीक है ना, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपको पता है कि जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, इसी के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था संविधान में। संविधान के भाग 4A के 51A के अंतर्गत इसको रखा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जब अनुच्छेद 352 के आधार पर, आर्टिकल 352 के आधार पर जो है, जब देश में आपातकाल लागू होता है तो लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि टर्की की राजधानी यानी कि तुर्की की राजधानी पूछा जा रहा है, तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। ठीक है, याद रखिएगा अंकारा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। 1971 में बांग्लादेश जो है ये अलग हुआ था और ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से अलग हुआ था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का। देखिए उस समय जो है मुक्ति के समय 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान थे और प्रधानमंत्री नरुल अमीन थे। तो उस समय याहिया खान थे, ठीक है ना, याहिया खान थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और जो मुजीबुर रहीम है, रहमान है, बंगबंधु के नाम से उनको जाना जाता है, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं और काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं, अभी आपने देखा भी है। ठीक है, चलिए, और ये अयूब खान उस समय जो है पाकिस्तान आर्मी चीफ थे और राष्ट्रपति याहिया खान थे। ठीक है, चलिए, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड, तो इंडिया डिवाइडेड को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, चलिए उसके बाद महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तो आपको पता ही है। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है। स्टॉक एक्सचेंज को नियमित कौन करता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने बताया है कई बार कि ये इसका नियमन जो है स्टॉक एक्सचेंज का भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा किया जाता है, यानी कि सेबी के द्वारा। ठीक है ना, सेबी के द्वारा किया जाता है और सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, दाचिगम अभयारण्य भारत की किस राज्य में है। माधुरी पुरी बुच सेबी के अध्यक्ष हैं, अभी प्रश्न पूछा भी गया था। तो ये दाचिगम जो है ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है ये लखनऊ में है। ठीक है ना, लखनऊ में है। देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है, प्रश्न अभी बना था। ठीक है ना, नागपुर में जो है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र है, नीरी जिसको बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कर्नाटक मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। देखिए, वास्को डिगामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था। कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा था, जमोरिन वहां का राजा था और 1498 में यह पहुंचा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हड़प्पा है और ठीक है ना, दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिम पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल से हुए उत्खनन से हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था 1921 में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है वस्तु की कीमत में निरंतर वृद्धि या मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना मुद्रास्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कहलाता है मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहलाता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि जो करने की शक्ति है ये संसद उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, संसद उत्तरदायी होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के सहित 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है ये किसने किया था। तो एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है ना, एनी बेसेंट ने किया था होम रूल लीग का मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में पूना में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। किस एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये आपको भी पता है 1924 का ये बेलगाम अधिवेशन है। ठीक है ना, बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कंपनी यानी कि निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है। निगम कर किस पर लगाया जाता है, बताइए, फटाफट आंसर कमेंट करिए। निगम कर किस पर लगाया जाता है।
तो ये लगाया जाता है। अभी मैंने बताया था निगम कर के बारे में कि एक प्रत्यक्ष कर होता है जो कंपनी के निवल आय यानी कि शुद्ध लाभ पर लगाया जाता है, ठीक है ना। इसी कारण इसे कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कंपनी की निवल आय पर लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तो ये थे आपके JB कृपलानी, ठीक है ना, JB कृपलानी थे, याद रखिएगा JB कृपलानी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं। वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं, तो ये क्रेडिट मतलब साख, हिंदी में साख बोला जाता है। तो वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट साख का निर्माण जनता की जमा राशि और जनता के द्वारा मांग की गई ऋण के आधार पर करती है, ठीक है ना। जिस भी बैंक का साख अधिक होगा जनता वहाँ अधिक जमा करेगी धन अपने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बताइए, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका अपनी जमा के आधार पर। चलिए, दुधवा नेशनल पार्क पूछा गया है, ये ऑलरेडी बिहार पुलिस में अभी पूछ भी लिया गया था, शायद आपका 11 अगस्त को। उत्तर प्रदेश में है दुधवा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। चलिए, इसरो का पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा, हिंदी में इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये उत्पन्न कब होगी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जब आयात निर्यात से अधिक हो। जब आयात निर्यात से अधिक हो, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जो है नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा आपका, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ठीक है ना। यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। चलिए, और इनका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो किसी भी राष्ट्र के विकास का सबसे सर्वश्रेष्ठ सूचक जो होता है ये प्रति व्यक्ति आय होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? अब बताइएगा, बिहार से संबंधित प्रश्न भी बन रहा है। 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ था, विशेष अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का एक बार पुनः विभाजन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हसन इमाम, सैयद हसन इमाम, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है, यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो गंगा नदी पर है आपका जलमार्ग संख्या 1 है, ठीक है ना, जलमार्ग संख्या 1 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और डुबरी सादिया ब्रह्मपुत्र नदी पर जलमार्ग 2 है। अच्छा, बिहार से याद रखिएगा, बिहार वाला जलमार्ग नंबर पूछा जा रहा है। जलमार्ग संख्या 37 ये गंडक नदी पर है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, याद रखिएगा। जलमार्ग संख्या 40 ये घग्गर नदी पर है, ठीक है, घाघर नदी कह लीजिए, घाघरा नदी पर है, ठीक है, 40 है ये। उसके बाद देखिए 54 जो है ये कर्मनासा नदी पर है, कर्मनासा नदी पर है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर आपका 81 जो है ये पुनपुन नदी पर है, 81 पुनपुन नदी पर है। और 58 जो है ये कोसी नदी पर है, 58 कोसी नदी पर है, ठीक है। 94 वाला पूछा गया था, 94 वाला किस नदी पर है? तो 94 वाला बता दीजिए, सोन नदी पर है। यहीं 94 वाला पूछा गया था 11 अगस्त के दिन, 94 सोन पर है। 58 वाला याद रखिएगा, 37 वाला याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिजली की एक एकक यानी कि 1 किलोवाट से, बताइए राइट आंसर क्या होगा? बिजली का एक एकक से 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया जा सकता है। आप यहाँ पर निकाल कर भी आप देख सकते हैं, 1 किलोवाट बराबर आ जाएगा आपका 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक में, तो समस्थानिक में आपको पता है ना कि समस्थानिक आइसोटोप बोला जाता है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है,
न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ठीक है ना। याद रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी कि कहने का मतलब एटॉमिक नंबर समान होता है, एटॉमिक मास भिन्न भिन्न होता है। चलिए, सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस रोकती है, परावैंगनिक किरणों को? तो सिंपल सा है, ये ओजोन रोकता है, ठीक है ना, O3। देखिए, प्रकृति में कार्बन का विशुद्धतम रूप कौन सा है? प्रकृति में कार्बन का विशुद्धतम रूप जो है ये आपका हीरा है, ठीक है ना, हीरा है, याद रखिएगा, हीरा है। चलिए, हीरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? कीट उपयोगी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका रेशम कीट है, बिल्कुल रेशम कीट कीट उपयोगी है, और रेशम कीट पालन आपका सेरिकल्चर कहलाता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है, याद रखिएगा। मधुमक्खी भी है, एपीकल्चर कहलाता है। लेडी बर्ड भृंग भी है, घरेलू मधुमक्खी नहीं है, ठीक है ना, कीट उपयोगी घरेलू मधुमक्खी से कोई भी चीज़ का उत्पादन नहीं होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक इस ऑप्शन के हिसाब, चूँकि निम्नलिखित शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसके अनुसार जो है इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्र का पानी, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है समुद्र के पानी में, ठीक है। चलिए, प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है ये मुख्य रूप से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ गया फ्रेंड्स कि देखिए, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है, ठीक है ना, चुंबकत्व पर, चुंबकत्व अगर लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है क्योंकि यह धीरे धीरे अपनी चुंबकीय शक्ति खोने लगता है और एक निश्चित बिंदु के बाद वह अपनी चुंबकीय शक्ति पूरी तरह से खो देता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो बायोगैस में जो है आपको पता है, बायोगैस का मुख्य घटक जो है ये मीथेन है, ठीक है ना, मीथेन सबसे अधिक होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है ना, इसमें से आपका क्लोरीन नहीं होगा। चलिए, आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको भी पता है कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, कहाँ पर? रेटिना पर बनता है, ठीक है ना, रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है, दृष्टिपटल पर, ठीक है, रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और इस उल्टा प्रतिबिंब को सीधा करने का काम मस्तिष्क दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से किया जाता है। चलिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। अच्छा, कास्टिक सोडा NaOH होता है, अब आप बता दीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, बेकिंग सोडा का, तो आप क्या बताइएगा? बेकिंग सोडा का होगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, बन सकता है, फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न आ गया आपका कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है, बताइए, क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है, बताइए, क्लोरोफिल मतलब किसकी उपस्थिति में बनता है? तो यहाँ पर देखिएगा आपका मैग्नीशियम हो जाएगा 81 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश अनुवर्तन से जुड़ा हुआ हार्मोन कौन सा है? प्रकाश अनुवर्तन से जुड़ा हुआ हार्मोन कौन सा है? तो यह हार्मोन जो है ये आपका ऑक्सिन है, ठीक है ना, ऑक्सिन है, याद रखिएगा। चलिए, चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ए मैन हुज वाइफ इज डेड। एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर जाती है उसको क्या कहा जाता है, मतलब मर चुकी है, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, बिना पत्नी का जो मर्द है उसको क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, उसको विडोवर कहा जाता है। और एक पत्नी का अगर हस्बैंड मर जाएगा उसको विडो बोलते हैं, ये आप भी जानते हैं। उस तत्व का समूह छाटिए जिसमें केवल धातुएं हैं, केवल और केवल धातु होना चाहिए, थोड़ा सा समय लीजिए, बताइए। यहाँ पर देखिए, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सोडियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवल और केवल धातु है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, चलिए, अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। यहाँ पर देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, Hg, ये भी तो ना, यहाँ पर सी है ना, ये मुझे नहीं दिखा था, ऑप्शन डी होगा। चलिए देखिए, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
तो आपको भी पता है संवैधानिक प्रमुख राज्य सरकार का राज्यपाल होता है, मैंने आपको बताया भी था। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका अंतर भी दिया गया है। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या तो 8x माइनस 3x इक्वल टू 120 है, निकाल लीजिएगा। 5x इक्वल टू 120, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120/5, यानी कि आपका 5 दूना 10, ठीक है ना, 5 चौका 20, 24 आ जाएगा ना। x 24 आ गया तो छोटी संख्या 24 3 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है आपको पता है 1909 वाला, ये मार्लेमेंटो का है, ठीक है ना। 1919 वाला भारत सरकार अधिनियम का आधार बना था, 1919 वाला, ठीक है ना, 1919 वाला। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म है। अच्छा, अब देखिए एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और एक है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न यहाँ से बन रहा है। देखिए, जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है। तो एंजियोस्पर्म जो होता है ना, इसमें बीज ढके होते हैं, यानी कि बीज फल के अंदर होते हैं, और फल बन रहा है, यानी कि इसमें अंडाशय होता है जो कि फल बनाता है। इसमें पुष्प भी बनते हैं एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें बीज नग्न होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ढके नहीं होते, इसमें नग्न होते हैं। क्लियर है। चलिए, इसमें पुष्प नहीं बनते हैं और इसमें अंडाशय भी नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा गया क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म कौन सा है, क्षुद्रतम यानी कि सबसे छोटा। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है, ये आपका वोल्फिया। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम द वर्ड गिवन। इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हेड एंड कार्स इन लव विथ हर, यानी कि पूरी तरह से उसके प्यार में है, तो कंप्लीटली होगा, ठीक है ना, कंप्लीटली। चलिए, उसके बाद देखिएगा फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना पूछा गया है कि कब हुई थी, बताइए। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना, देखिए पेरिस कम्यून मजदूरों के विरोध का एक परिणाम था, और 1871 में पेरिस के मजदूरों ने एक परिषद बनाई और इसी को पेरिस कम्यून कहा गया। चलिए, उसके बाद देखिए सोहन सेज डैट इट इज़ बेटर टू, खाली स्थान दिया गया, इन द प्रेजेंट, बताइए। तो इट इज़ बेटर टू के बाद लिव का इस्तेमाल होगा, टू लिव इन द प्रेजेंट, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश के नीमच जिले में है, और यह चंबल नदी पर है, चंबल परियोजना का हिस्सा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है, यानी कि बिना कोशिका वाला अकोशिकीय जीव, बताइए इसमें से कौन सा अकोशिकीय जीव है। तो इसमें से आपका अकोशिकीय जीव जो है ये विषाणु है, वायरस है, ठीक है। चलिए, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण। मोमबत्ती का जलना है, न कि पिघलना है, तो ध्यान से आंसर दीजिएगा। मोमबत्ती का जलना जो है ये भौतिक और रासायनिक दोनों का उदाहरण है, क्योंकि साथ साथ मोमबत्ती पिघल भी तो रहा है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नीलहरित शैवाल क्या है। नीलहरित शैवाल जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, खुद अपना खाना बना लेते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्लोरोफिल होता है इनमें। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। वहीं अगर बिहार का लिंगानुपात पूछा जाता तो 918, याद रखिएगा। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे। रथ मंदिर का निर्माण जो है ये आपको भी पता है कि पल्लव वंशों के द्वारा करवाया गया था, पल्लव राजवंशों के द्वारा रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे जो है यह मनाया जाता है 12 मई के, ठीक है ना, 12 मई को। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बताइए किस अनुच्छेद के तहत। तो यह आर्टिकल 75(3) है, यह मैंने आपको बताया है। और देखिए ये प्रश्न मैंने डिस्कशन में ही बता दिया था कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इसका आंसर आप कमेंट करिए, अपना स्कोर बताइए, सेशन को लाइक करिए और इसको शेयर कर दीजिए।